चलिए बच्चों, अब हम आप लोगों को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है जिससे बहुत छोटे छोटे वस्तु को देखा जाता है, हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर ये शब्द जो है आप देख लीजिए, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है सूक्ष्म माने छोटा और दर्शी माने देखना, माने अत्यंत छोटे छोटे वस्तु को देखने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं हम उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा कि ये सूक्ष्मदर्शी है कैसा, तो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसको इंग्लिश में कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम कैसे बनाएंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है, जो एक अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस होते हैं? दो उत्तल लेंस होते हैं जो एक नली पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जो लेंस वस्तु के नजदीक होता है ये हमारा वस्तु है। ठीक है, ये भी जो दिख रहा है आपका ये वस्तु है। तो जो लेंस वस्तु के नजदीक होता है हम उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, इंग्लिश में इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो लेंस नेत्र के नजदीक होता है उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, दैट मींस इसको आई लेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी तो हो गई बात कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। जो लेंस वस्तु के नजदीक होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और जो लेंस नेत्र के नजदीक होता है हम उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे आई लेंस कहते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है कि इस देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की जो बगल में वस्तु है, तो इस वस्तु से क्या करना है, इसके प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश की किरण लाएंगे। तो एक प्रकाश की किरण आया है जो कि फोकस से होकर के गया है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण देखो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए गया है जो कि विचलित नहीं हुआ है, क्योंकि लेंस में हम आपको बता चुके हैं कि जो भी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो विचलित नहीं होती है। और यहाँ पर कटा है और इस कटान से मुख्य अक्ष पर जो लंब ड्रॉ की जाती है वही हमारी प्रतिबिंब होती है। तो ये जो अभिदृश्यक लेंस है ना, अभिदृश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब है वो a डैश b डैश है। अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब कौन है? a डैश b डैश। अब चलो अभिदृश्यक लेंस के लिए डिस्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो अभिदृश्यक लेंस के लिए यहां से लेकर के AB तक जो है वो आपको क्या कहलाएगा? वस्तु दूरी कहलाएगा। ठीक है, तो ये वस्तु दूरी किस लेंस का है? अभिदृश्यक लेंस का। तो वस्तु दूरी को हम देखो यहां से चलाते हैं नीचे, तो वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं और अभिदृश्यक लेंस का है इसी कारण से इसको UO से सूचित करते हैं। ठीक है, क्या बताया कि यहां से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी और वस्तु दूरी चले आइए इसके नीचे, ये वस्तु दूरी u होता है और u के नीचे वो 0 दे दिए हैं इसलिए क्योंकि ताकि पता चले कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है। ठीक है, ये वस्तु दूरी जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का है, दैट मींस अभिदृश्यक लेंस का है। चलो फिर से यहां के बाद देखते हैं, यहां से ये प्रतिबिंब है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो ये प्रतिबिंब है तो ये हमारा प्रतिबिंब दूरी होगा। देखिए ये प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं और v के नीचे हम क्या दिए? 0 ओ दिए हैं या 0 इसको कहो, तो ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या हो गया? इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो जब कोई प्रकाश की किरण पैरेलल टू द प्रिंसिपल आई थी, तो ये देखिए ये प्रकाश की दोनों किरण है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, देन दिस इज पासिंग थ्रू फोकस। तो ये फोकस से क्रॉस की है, दैट मींस अगर फोकस से क्रॉस की है तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी क्या होगी? फोकस दूरी होगी, फोकल लेंथ होगी। तो फोकस दूरी होगी तो फोकस दूरी को हम f से सूचित करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ स्मॉल f दिए हैं और इसके नीचे o दिए हैं जो बताता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी है। ठीक है, चलो यहाँ तक कहानी खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब क्या है कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज है वो इस आई लेंस के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बिकॉज पहले से हम बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर कोई भी सतह हो उसके बगल में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई लेंस हो उसके बगल में कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि जो फर्स्ट का इमेज होगा वही उसका ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। तो देखो आई लेंस के लिए ये जो a डैश b डैश है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। किसके लिए? आई लेंस के लिए। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश का किरण लाएंगे। देखो एक प्रकाश का किरण जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया जो आपको यहाँ से देखिए फोकस से होकर गुजरा है। दूसरी प्रकाश की किरण देखो ऑप्टिकल सेंटर से, नेत्रिका लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गया है जो आपका है, और ये दोनों किरण यहाँ पे जो कटते हुए प्रतीत होती है, जो फाइनल इमेज बनाया है
वो फाइनल इमेज जो हमारा है ए डैश क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश है, ठीक है। अब चलो नेत्रिका लेंस की बात कर लेते हैं कि नेत्रिका लेंस में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, कहां पे है, ठीक है। तो नेत्रिका लेंस के लिए अगर वस्तु दूरी की बात होगी, नेत्रिका लेंस के लिए अगर वस्तु दूरी की बात होगी तो ये वाली डिस्टेंस होगी, क्योंकि यही इमेज जो है, यही इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम किया है, तो यही डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि वस्तु की दूरी होगी। तो वस्तु की दूरी होगी तो देखो यहां से चले आइए, वस्तु की दूरी u और u के नीचे e इसलिए दिए हैं क्योंकि ये नेत्रिका लेंस का है, ठीक है। आफ्टर दैट हम इस लेंस का प्रतिबिंब ढूंढ रहे हैं, तो इस लेंस का प्रतिबिंब हमारा a डैश b डैश है। दैट मींस यहां से लेके ये जो डिस्टेंस होगी ये प्रतिबिंब दूरी होगी और किसकी होगी, नेत्रिका लेंस की होगी, ठीक है। अब देखो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कहां होगी, तो ये प्रकाश की जो पैरेलल रे आई है ये जहां से गुजरी है वो फोकस होगी, और यहां से अगर ये फोकस है तो ये फोकस दूरी होगी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ फोकस होगी। और इसके नीचे ई इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये कौन सा लेंस है, आई लेंस है। तो आप देखिए हम यहाँ डिस्टेंस में हमेशा ओ इस्तेमाल कर रहे हैं और ई इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्टिव लेंस के डिस्टेंस को शो कर रहा है, और ई का मतलब वो नेत्रिका लेंस के डिस्टेंस को शो कर रहा है, चाहे वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो, फोकल लेंथ हो, या डिस्टेंस ऑफ क्या हो, आई लेंस हो, डिस्टेंस ऑफ जो भी हो आपका, यहाँ तो डिस्टेंस आपका वो होता है, ठीक है। चलो बेटा अब हम आपको यहाँ समझ चुके हैं कि फिगर कैसे बनाओ, फिगर आप आराम से बना लीजिएगा, कुछ फिगर में नहीं है, दो लेंस बनानी है, लेंस के बगल में आपको ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट से दो को कोई रे ऑफ लाइट लाया गया है और वो बनाया, फाइनली इमेज बनाया है। वो जो इमेज बना है वो सेकंड जो लेंस है, आई लेंस है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और वहां से भी दो प्रकाश की किरण निकल करके फाइनल में हमारा एक फाइनल इमेज बना दिया है। ये फिगर का यही है कथन, ठीक है। चलो अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निकालने क्या जा रहे हैं, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो देखो बेटा आवर्धन क्षमता बराबर होता क्या है, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण बटा एलडीटीवी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दृष्टिकोण। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा आवर्धन क्षमता का। क्या है, कुछ टीचर इसको बता करके निकल जाते हैं कि आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और वो बोल देते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को कौन सा एंगल डिटरमाइन कर रहा है, बीटा, और बिंब की ऊंचाई को कौन डिटरमाइन कर रहा है, अल्फा, सो बीटा बाई अल्फा कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग माय डियर, आप यहां समझिएगा, आवर्धन क्षमता का ये फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित, जो प्रतिबिंब हमारा बना है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, वो बटा एलडीटीवी पर जो हमारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है उस पर जो वस्तु द्वारा कोण बन रहा है वो कोण। तो चलो देखो यहाँ पे प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दृष्टिकोण, ये जो प्रतिबिंब हमारा है इस द्वारा निर्मित, देखिएगा यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो है, इस प्रतिबिंब द्वारा देखिए निर्मित कोण कितना है, बीटा। सो बेटा ऊपर बीटा लिखा गया। एलडीटीवी पर स्थित वस्तु द्वारा दृष्टिकोण, ये जो वस्तु है जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर है इसके द्वारा देखो बेटा कौन कौन बन रहा है, अल्फा। सो यहाँ अल्फा। अब कहोगे सर यहाँ पर एलडीटीवी पर क्यों लिखा गया है, अब सोचो आप कोई माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हो और वो वस्तु आपको स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर ही नहीं है तो आप उसे नहीं देख पाइएगा, ठीक है, चाहे वो वस्तु कितना हो छोटा क्यों ना हो, कितना हो बड़ा क्यों ना हो, स्पष्ट देखने के लिए उसे उस वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर होना चाहिए। ओके चलो, तो यहाँ पर एमपी बराबर क्या हो गया, बीटा बाई अल्फा। जैसा कि मैं इसके प्रीवियस बहुत बार ऐसा बोल चुका हूं कि जब कोई आप डेरिवेशन करते हैं फिजिक्स में, कोई इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो उस इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है कि भाई उसमें कोण बहुत बहुत छोटा लेना होता है। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूं कि अगर फिजिक्स में आपका 4 डिग्री से माने 4.25 डिग्री से अगर कहीं छोटा कोण बनता है तो वहां पर फिजिक्स अपना स्टडी क्या करता है, बंद कर देता है, एंगल का नहीं कर पाता है, घुटना टेक देता है। सो उस स्थिति में यहाँ पर कहा गया कि यदि अल्फा और बीटा बहुत बहुत छोटा हो तो tan अल्फा जो है अल्फा के बराबर हो जाता है और tan बीटा जो है बीटा के बराबर हो जाता है। पहले भी इस बात को बोल चुके हैं कि अगर कोण बहुत बहुत छोटा हो तो ऑपरेटर वहां से छोड़ करके क्या करता है, भाग जाता है। कहीं ये रूल्स आप मैथ में नहीं लगा दीजिएगा, नहीं मैथ में नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये रूल्स वही लगते हैं जहां पे कोण जो है 4 डिग्री से यानी कि 4.25 डिग्री से वो छोटा हो। तो देखिए tan अल्फा अल्फा है, tan बीटा बीटा है, ठीक है। तो mp का जगह mp और बीटा का जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan बीटा और अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं tan अल्फा, ठीक है। यानी कि mp बराबर हमारा आ गया tan बीटा बटा tan अल्फा। चलो भाई आप
देखिए त्रिकोणमिति के माहिर आदमी हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर पढ़ चुके हैं, आपका होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अब आप बीटा के अनुसार से देख लीजिए लंब कौन है और बीटा के अनुसार से देख लीजिए आधार कौन है। देखो बेटा बीटा के अनुसार से लंब कौन है, a डैश b डैश और आधार ये है o डैश a डैश, वही लिख दिए हैं a डैश b डैश बटा o डैश a डैश। देखो अल्फा के अनुसार से फिर tan का मतलब लंब बटा आधार, इस अल्फा के अनुसार से लंब कौन है बेटा ab बटा आधार कौन है o a। देखो यहाँ पे लिख दिया गया, फिर हम यहाँ क्या किए उलट दिए, गुना कर दिए a डैश b डैश बटा ab और इसको ऊपर ले जाकर के यहाँ कर दिए। देखिए बेटा mp बराबर ये टर्म वही रह गया, गुना के जगह गुना ओए क्या बोले थे कि जो वस्तु होनी चाहिए वो स्पष्ट देखने की दूरी पर होनी चाहिए, अदरवाइज ये माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा। तो स्पष्ट देखने की दूरी पर अगर होनी चाहिए तो ये स्पष्ट देखने की दूरी होती क्या है d। तो देखिए ओए का वैल्यू मैंने d रखा है। अब o डैश a डैश क्या होना चाहिए, तो देखो o डैश a डैश को अगर आप देखोगे तो यहाँ से साफ ये लिखा हुआ है क्या है भैया ue, दैट मींस यहाँ पर mp बराबर आ गया a डैश b डैश बटा ab गुने d बटा ue, दैट इक्वेशन इज फर्स्ट। अब यहाँ दो को त्रिभुज बना है, वो त्रिभुज में चल करके हमें कुछ अननोन वैल्यू है जो a डैश b डैश बटा ab का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम दो को त्रिभुज वहां से ले लेते हैं, एक त्रिभुज है OAB, देखो बेटा OAB माने एक त्रिभुज, ठीक है। ये देखिए जो मैं एक बार ब्लैंक कर लेता हूं इस त्रिभुज को कि ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आप पढ़ने के पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक त्रिभुज बेटा जी OA डैश B डैश, O देखिएगा OA डैश और कौन है बेटा जी B डैश, ये ट्रायंगल है, यानी कि जो ब्लैक वाली यहाँ दिख रही है ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है। और दोनों ही ट्रायंगल जो है वो समरूप है, ठीक है। क्यों समरूप है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल को देखो तो दैट्स एंगल 90 दैट्स एंगल 90, दैट एंगल आर सेम, सो थर्ड एंगल आर आल्सो सेम। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज के दो को कोण आपको सेम है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, और यहाँ पर हमें तीनों के तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये समरूप कौन से सिद्धांत से हुआ है, ए एंगल से ये क्या हो गया हमारा समरूप हो गया है। और हम जानते हैं 10th में पढ़ चुके हैं या इसके प्रीवियस वाली जो डेरिवेशन थी मैं उसमें बोल चुका हूं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजा समानुपातिक होते हैं, उसके भुजा क्या होते हैं समानुपातिक होते हैं। नहीं होगा तो आप नोट कर लीजिएगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके भुजा क्या होते हैं समानुपातिक होते हैं। समानुपातिक का मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज के समान अनुपात लेना है, एक त्रिभुज का लंब लेना है तो उसके बटा में दूसरे त्रिभुज का लंब लेना है, एक त्रिभुज का आधार लेना है तो दूसरे त्रिभुज का आधार लेना है। चलो बेटा अब देखो OA डैश B डैश का हम लंब ले लेते हैं, OA डैश B डैश का हम लंब ले लिए, तो लंब कौन है हमारा बेटा A डैश B डैश। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, चलो हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेन से हम आपको इसको कंसीडर कर रहे हैं। ये जो हमारा है OA डैश B डैश वाली त्रिभुज का लंब A डैश B डैश, अब हम इसका लंब लेंगे OAB का। OAB का लंब कौन है बेटा जी AB, देखो मैंने लिख दिया लंब बटा लंब माने इस त्रिभुज का लंब बटा इस त्रिभुज का लंब। अब चलो इस त्रिभुज का आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का आधार कौन है बेटा जी OA डैश, ठीक है। और बटा क्या है बेटा इस त्रिभुज का आधार कौन है OA, सो मैंने ले लिया। यहाँ देखो A डैश B डैश बटा A रह गया, OA डैश का वैल्यू कितना है देख लो बेटा, OA डैश का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं, OA डैश का वैल्यू कितना है VO, सो मैंने लिख दिया VO। OA का वैल्यू कितना है बेटा OA, वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी क्या है बेटा UO माइनस। तो क्यों ये डिस्टेंस को माइनस लिया गया, क्योंकि पता है कि ये रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शंस में जो डिस्टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक है। VO को पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि यहाँ से जो इमेज बना है वो किधर है इस साइड है, और साइन कन्वेंशन जो हम बता रहे थे कि इधर प्रकाश की दिशा में जो भी आएगा पॉजिटिव होगा, इसी कारण से ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव। यहाँ A डैश B डैश बटा AB का जो वैल्यू है हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है A डैश B डैश बटा AB का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो MP बराबर क्या आ जाएगा देख लो बेटा, इसके जगह पे वैल्यू रख रहे हैं VO बटा माइनस UO इनटू गुना की जगह गुना बेटा और D बटा UE, दैट इक्वेशन इज सेकंड। तो ये मैग्निफिकेशन हमारा आया है, ठीक है। अब यहां पर जो ये स्थिति है वहां पर दो कोई स्थिति उत्पन्न होती है, दो कोई स्थिति क्या उत्पन्न होती है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब हमारा LDDB पर हो, ये जो हमारा जो प्रतिबिंब बना है A डबल डैश B डबल डैश, फाइनल इमेज अगर हमको LDDB पर बन रहा है तो सारा मैटर गड़बड़ा जाएगा, और अगर LDDB इंफिनिटी पर बन रहा है तो डेरिवेशन अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ से दो ही स्थिति आ रहा है,
ये जो फाइनल इमेज है एलटीडीबी पर बन रहा है, मैंने स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है कि अनंत पर बन रहा है, ये मैटर करता है। तो दो स्थिति के लिए दोनों अलग अलग डेरिवेशन है। तो देखो पहले मैं मान लिया हूं कि यदि अंतिम प्रतिबिंब एलडीडीबी पर हो, जब अंतिम प्रतिबिंब एलडीडीबी पर हो दैट मींस यहां पर अंतिम प्रतिबिंब है किसका, आई लेंस का है, आई लेंस का है। तो VE बराबर क्या हो जाएगा D, और माइनस में क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इधर की ओर है, ठीक है, माइनस D। फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला इसलिए लगाया गया क्योंकि यहां पर ये है उत्तल ही लेंस है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम कौन लेंस के लिए स्टडी करने जा रहे हैं, आई लेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां जो फाइनल इमेज कंसीडर कौन किया है, कौन फॉर्म किया है, तो आई लेंस फॉर्म किया है। सो यहां पे मैं आई लेंस के लिए लिया, तो 1/v के जगह v माइनस 1/u के जगह ue बराबर f के जगह 1/fe। देखो बेटा 1 के जगह 1 और v का वैल्यू है क्या, -t, माइनस के जगह माइनस 1/ue का वैल्यू -ue बराबर 1/fe। अब यहां फिर से आप सोचेंगे कि सर ve माइनस में ले लिए, ue माइनस में ले लिए, खुद सोचो ये नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब किधर है, ये जो VE है वो है किधर, इधर की ओर है, और इधर का मतलब रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन दैट मींस माइनस। यूई यहां से वस्तु भी किधर है, इधर की ओर ही है, इस वस्तु इधर ही है इसका, क्योंकि यही इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम किया था, तो इधर ही है, दैट मींस ये भी माइनस। अब देखो डेरिवेशन माइनस माइनस प्लस, इसको पहले कर दिए और इसको बाद में कर दिए 1/fe। सो 1/u इस टर्म को 1 माइनस 1/d को इस साइड लेके चले आए, तो 1/ue बराबर क्या हो गया, यहाँ एलसीएम अब ले लेंगे बेटा, इसको इधर करके यहाँ एलसीएम f/d ue का वैल्यू मैंने निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से ue का, क्योंकि ये ऊपर कर देंगे उलट देंगे तो ue का वैल्यू आ गया। अब इस ue का वैल्यू को हम किस में रख देंगे, ये जो हमारा मैग्निफिकेशन आया था इसमें रख देंगे। देखो mp माइनस vo/eo माइनस vo/eo d के जगह बेटा देखो d, और यहाँ ue का वैल्यू यहाँ देखो ये रखा गया है, ue का वैल्यू है, फिर देखिए d से d कैंसिल हो गया, इधर जो बचा है -vo/eo, ये बेटा टर्म कहां जाएगा, ऊपर d प्लस fe, और बटा नीचे कितना है fe। सो यही है डेरिवेशन हमारा mp बराबर -vo/eo। अब अलग अलग कर लेते हैं बेटा, fe/fe, क्योंकि दोनों टर्म को अलग अलग d/fe और fe/fe, fe/fe रहेगा बेटा 1 और प्लस d बटा क्या बच गया fe। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होता है वो क्या होता है, तो -vo/eo * 1 + d/fe, याद रखोगे। ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला कब होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, LDDB पर बने, ठीक है। अब केस 2, यदि अंतिम प्रतिबिंब हमारा कहां पर बने, अनंत पर बने, इंफिनिटी पर बने, तो इंफिनिटी पर बनेगा तो ue बराबर क्या होगा, fe। कुछ नहीं करना है, इसमें ue के जगह पर fe पुट कर देना है। देखो mp के जगह mp -vo/eo, d के जगह d, ue के जगह क्या fe। सो आवर्धन क्षमता का एक फार्मूला ये आया, और ये तब लगेगा जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, इंफिनिटी पर, ठीक है। अब यहाँ इस प्रश्न में एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा था कि नली की लंबाई कितनी होगी, नली की लंबाई पूछा था, तो नली की लंबाई L बराबर होता है vo + ue, याद रखोगे, नली की लंबाई L बराबर होता है vo + ue। मेरे प्यारे दोस्त, आप इस प्रश्न के डेरिवेशन को समझ चुके हैं। अगर एग्जाम में आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट लिखने होंगे, स्टेटमेंट के बाद आपको फिगर बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ये डेरिवेशन करने होंगे, ठीक है। तो चलो, कुछ बच्चे के कमेंट थे कि सर, कमेंट ये थे कि सर यहाँ पर फिगर तो बना देते हैं लेकिन हम उसके बारे में कुछ लिख नहीं पाते हैं, तो प्लीज एक बेटर आंसर के लिए आप खुद ही लिखा दीजिए, तो हमारा आंसर की क्वालिटी जो होगी वो काफी अच्छी रहेगी, हम एग्जाम में 70/70 ला सकते हैं, ठीक है। तो चलो मेरे दोस्त, मैं इसका आंसर लिखाता हूं, लिख लीजिए, ठीक है, रेडी है। देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है जिससे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है जिससे अत्यंत छोटे वस्तु को देखा जाता है, जिससे अत्यंत छोटे वस्तु को देखा जाता है, जिससे अत्यंत छोटे वस्तु को देखा जाता है। हम ये पहले भी आपको बता चुके थे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, जिससे आपको अत्यंत छोटे वस्तु को क्या किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। देखो, इसमें दो उत्तल लेंस,
इसमें दो उत्तल लेंस एक नली पर व्यवस्थित होते हैं। इसमें दो उत्तल लेंस एक नली पर व्यवस्थित होते हैं। इसमें दो उत्तल लेंस एक नली पर व्यवस्थित होते हैं। जो लेंस वस्तु के नजदीक होता है, जो लेंस वस्तु के नजदीक होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। जो लेंस वस्तु के नजदीक होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहा जाता है। और जो लेंस नेत्र के नजदीक होता है, और जो लेंस नेत्र के नजदीक होता है नेत्रिका लेंस कहलाता है। नेत्रिका लेंस कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखोगे। देखो यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है जो बताता है कि नेत्रिका ई का मतलब होता है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होता है। देखो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी से अधिक होता है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होता है तथा नेत्रिका लेंस का द्वारक, ए का मतलब अपर्चर, अपर्चर माने द्वारक, नेत्रिका लेंस का द्वारक, नेत्रिका लेंस का द्वारक अभिदृश्यक लेंस के द्वारक से, अभिदृश्यक लेंस के द्वारक से बड़ा होता है। अभिदृश्यक लेंस के द्वारक से बड़ा होता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर, देखिए वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के ओर ही आ गया है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ओर, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु का उल्टा, वस्तु का उल्टा आभासी बनता है, आभासी बनता है। इसके बाद मेरे दोस्त क्या करें, आप लोग फिगर को बना लें, फिर डेरिवेशन को कर लें। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, फिगर को 2-3 बार आप बना करके ट्राई कर लें एग्जाम में जब आए। और रूल्स पर ध्यान दीजिएगा कि जो मैं समझाया कि फिगर कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है, वो आप रूल्स को समझ करके आप इसके फिगर को आप बना लें। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने एकदम तय है क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पिछले 2 सालों से नहीं आया है और ये प्रश्न इस बार आने की बहुत चांसेस है। बिहार बोर्ड में आप अगर टॉप करना चाहते हैं तो किसी प्रश्न के बेटर आंसर लिखिए, तब आप टॉप करोगे। ऐसे ही टॉप आप नहीं करोगे कि किसी प्रश्न का और जब आंसर लिख दिए तो आप टॉप कर जाओगे, ठीक है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक विद्यार्थी पूछ रहा था सर अभी अब मेरा बहुत कुछ छूट गया है, क्या हम अच्छे नंबर ला सकते हैं बिहार बोर्ड में? देखो बेटा, मेरा एक कहना है, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे टॉप नहीं करते हैं, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे टॉप नहीं करते हैं। वैसे बच्चे टॉप करते हैं जिनकी क्वेश्चंस का सिलेक्शंस अच्छी होती है। एग्जाम टाइम में आप कौन से क्वेश्चंस पढ़े हैं वो मैटर करता है। दैट मींस आपकी अगर रणनीति अच्छी रहेगी तो आप उनसे बेहतर ला सकते हैं जो पूरा पढ़े हैं। क्योंकि पूरा जो पढ़े हैं, ठीक है, पूरा जो पढ़े वो पूरा तैयारी करके जाएंगे और पूरा जब तैयारी करके जाएंगे तो वो किसी क्वेश्चन का बेटर आंसर नहीं लिख पाएंगे। और आप जस्ट जब वही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे और उसी प्रश्न के आंसर लिखने की अगर बात होगी तो आप एकदम 100% एकदम राइट आंसर लिख करके आएंगे। सो आपका नंबर उनसे बेटर होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं टॉप वह करते हैं जिनकी लास्ट में जो है ना स्ट्रेटजी अच्छी होती है, रणनीति अच्छी होती है, किस प्रश्न को पढ़ना है, किस प्रश्न को छोड़ना है, ये मैटर करता है। ज्ञानी होने से आप एग्जाम क्रैक नहीं कर जाओगे। क्रैक एग्जाम अगर करना है तो आपको बेटर क्वेश्चन का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। चलो आप उतार लीजिए आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे दूरदर्शी। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट।